ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग कुछ अकाउंट्स लिखने वाले हैं व्हाइट बोर्ड पे, और ये बेसिकली एक प्रैक्टिस सेशन है। आज का सेशन भी प्रैक्टिस सेशन है, और हम लोग इस प्रैक्टिस में आइडेंटिफाई करेंगे कि जो आपको चीज़ें दी जा रही हैं, जो आइटम्स या जो अकाउंट्स के नाम आपके सामने लिखे जा रहे हैं, क्या आप इस पोजीशन में हैं कि आप उनको आइडेंटिफाई कर सकें कि ये 4 या 5 कैटेगरीज जो हैं अकाउंटिंग की, जिसको हम लोग 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, हम ये देखेंगे कि आप उसको आइडेंटिफाई करने के काबिल हैं या नहीं। यानी कि आपके सामने एक अकाउंट का नाम लिखा है, आपने ये जज करना है कि वो जो अकाउंट है वो किस पिलर से या किस कैटेगरी से रिलेट करता है। मसलन मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने लिखता हूँ फर्नीचर, तो आप बताएंगे कि ये वो जो 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग है, वो जो 5 कैटेगरीज हैं, उनमें से किस कैटेगरी में ये फॉल करता है। और वो 5 चीजें क्या हैं, वो 5 कैटेगरीज क्या हैं? एसेट्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, लायबिलिटीज और कैपिटल। अब आपके सामने मैंने लिखा फॉर एग्जांपल फर्नीचर, तो आप मुझे बताएंगे कि ये फर्नीचर क्या है? एसेट है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, लायबिलिटी है, कैपिटल क्या है? तो आपने बताया जी की एसेट। ठीक है, यही तरीकाकार हम लोग आज करने जा रहे हैं, यही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर होगी बात? और आपके सामने मैं व्हाइट बोर्ड पे चीजें लिखता जाऊंगा, अकाउंट्स के नेम लिखता जाऊंगा, और आपने मुझे बताते जाना है कि ये एसेट है, ये एक्सपेंस है, ये रेवेन्यू है, ये लायबिलिटी है क्या। ठीक है, आज प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट वर्किंग डे में या नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट उसमें हम लोग इसी चीज का आपका टेस्ट होगा। क्लियर होगी बात? ले जी, तो शुरू करते हैं टेस्ट। आज की जो चीज है वो शुरू करते हैं। ओके जी, सबसे पहले मैं आपके सामने एक चीज लिख रहा हूं। ये अकाउंट है फॉर एग्जांपल परचेजेस। अब आप इसकी मुझे कैटेगरी बताएंगे, और 5 तो नहीं, हम लोग 4 कैटेगरीज लिख लेते हैं। नंबर 1 एसेट्स, नंबर 2 एक्सपेंसेस, नंबर 3 रेवेन्यू, और नंबर 4 लायबिलिटीज, और नंबर 5 कैपिटल। 5 लिख दी मैंने। अब आप बताएंगे कि ये परचेजेस जो है ये किस कैटेगरी में क्या है? अच्छा, कल ही हमने अभी ये डिस्कस किया पिछले लेक्चर में। मैंने कहा था कि एक्सपेंसेस में इजाफा हो तो डेबिट साइड पे लिखते हैं, और एक्सपेंसेस में कमी हो तो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। कल के लेक्चर में, पिछले लेक्चर में मैंने डन। और फिर मैंने आपसे पूछा था कि कोई ऐसी एग्जांपल दें जब एक्सपेंसेस में कमी हो, अखराजात में कमी हो। तो फिर काफ़ी हमने डिस्कशन के बाद ये एक एक्सपेंस निकाला था कि परचेजेस, जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो वो जो पैसे देते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जब हम लोग नोट करते हैं किस नाम से नोट करते हैं? परचेजेस के नाम से। तो परचेजेस बेसिकली क्या चीज़ है, इसकी कैटेगरी क्या बनेगी? ये खर्चा है। गुड्स खरीदेंगे तो ये क्या हो रहा है? एक्सपेंस हो रहा है, खर्चा हो। क्लियर होगा? परचेजेस का मतलब सबको पता है। परचेजेस का मतलब क्या है? क्या खरीदा हमने? गुड्स खरीदी हैं, उसको हम क्या कहते हैं? परचेजेस। ओके, तो जब गुड्स खरीदेंगे तो हमारा खर्चा हो। क्लियर होगी बात? अच्छा, एक और चीज मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, लैंड। एसेट। लैंड क्या चीज है? लैंड एक एसेट। अच्छा, मैं बोल के सिर्फ फर्स्ट लेटर लिख रहा हूँ, सिर्फ फर्स्ट लेटर। तो ई का मतलब होगा एक्सपेंस, ए का मतलब क्या है? एसेट। ओके, अच्छा ये हो गया एसेट। क्यों एसेट? डेफिनेशन याद है एसेट की? ये वो तमाम चीजें कारोबार उन चीजों को इस्तेमाल करने का हक रखता है, यूज करता है, बेचना नहीं है। वो चीजें इस्तेमाल करने के लिए होती हैं, बेचने के लिए नहीं। जो बेचने के लिए होती हैं वो गुड्स कहलाती हैं, और जो इस्तेमाल करने के लिए होती हैं वो एसेट्स।
अब जो कारोबार की लैंड है, जमीन, वो उसने क्या कर लिया, इस्तेमाल किया। अगर ये लैंड बेचने के लिए होती तो फिर इसका नाम लैंड ना होता, फिर इसका नाम क्या होता, गुड्स। वो फिर इसके लिए एक तरह की प्रॉपर्टी गुड्स में आती है, ठीक है। तो जो भी चीज बेचने के लिए होगी उसका कभी भी नाम नहीं लिखा जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, गुड्स, या उसको परचेजेस, अगर खरीदी है तो परचेजेस का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस आज करेंगे, साथ साथ जैसे जैसे हम आगे चलते हैं कि आपको चीजें सर बहुत इजीली क्लियर हो। एक और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अकाउंट है जी, सैलरीज, तनख्वाहें, ये क्या है, इसके सामने मैंने लिख दिया ई, यानी कि ये क्या है, तनख्वाह देते हैं जो हम। ये ध्यान में रखना है कि अकाउंटिंग के लिए जो कुछ भी लिखा जा रहा है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कारोबार तनख्वाहें देता है, कारोबार तनख्वाह लेता नहीं है, समझ आ रही बात। तो सैलरीज तनख्वाह का मतलब है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कल पिछले लेक्चर में आपने बताया था कि अगर सैलरी दे रहे हैं तो वो खर्चा है, और अगर तनख्वाह ले रहे हैं तो वो आमदनी है। तो इसका कैसे पता चलेगा, ये ऐसे ही पता चलेगा कि हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। जब कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो आपको खुद ही क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज लिखते हैं, कैरेज, कैरेज। अब इसका तर्जमा है, कैरेज बेसिकली जब आप कोई तरह की कोई भी व्हीकल किराए पे लेके आते हो तो उसका जो हम किराया देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कैरेज। उस किराया जो हम दे रहे हैं उसको क्या कहते हैं, अब इसकी क्या कैटेगरी है, बिल्कुल ये भी क्या है। नेक्स्ट है जी लोन, लायबिलिटी में आएगा। नेक्स्ट है जी सेल्स, गुड, ये कल भी हमने डिस्कस किया। ये क्या है, रेवेन्यू। समझ आ रही है चीजों की, हाँ जी सर। अब ये चीजें, ये बेस बन रही है हमारी न्यूमेरिकल। जैसे कि आपके सामने लिखा होगा लैंड खरीदी है, लैंड परचेज की है, तो आपको पता लग गया कि अच्छा लैंड क्या चीज होती है, एसेट। बस जिसको इतना पता लग गया वो समझिए कि उसका आधा मसला हल, उसका न्यूमेरिकल का आधा मसला हल। न्यूमेरिकल मतलब जनरल हमने सीखना है, जनरल क्या होता है आप लोग भी सोचेंगे भी नहीं, सोचना भी नहीं चाहिए। बस ये समझ लें कि जनरल में कुछ रिकॉर्डिंग होती है, कुछ जनरल एक बुक का नाम है, उसके अंदर कुछ चीज़ें हम देखते हैं, क्योंकि वो हमने सीखना है कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो वो सीखने के लिए हमें ये चीज़ों का पता होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप कैरेज को एक्सपेंस की बजाय रेवेन्यू समझ लेंगे तो जब खर्चे में इजाफा होता है, एक्सपेंस में इजाफा होता है, हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीखी है ना। एक्सपेंस में इजाफा हो तो कौन सी साइड पे लिखते हैं, एक्सपेंस में इजाफा हो तो कौन सी साइड पे लिखते हैं, लेकिन रेवेन्यू में इजाफा हो तो क्रेडिट। अब मुझे बताएं, अगर आपने कैरेज को समझ लिया कि ये एक्सपेंस नहीं है बल्कि रेवेन्यू, आप समझे कि रेवेन्यू में इजाफा हो, तो रेवेन्यू में इजाफा है तो आप इसको किधर ले जाएंगे, कौन सी साइड पे, आप इसको क्रेडिट साइड पे ले जाएंगे, वहां पे जाके रिकॉर्ड करेंगे। हालांकि इसने कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होना था, डेबिट साइड पे, क्योंकि ये एक्सपेंस में इजाफा हुआ है, इसकी कैटेगरी एक्सपेंस है, इसकी कैटेगरी रेवेन्यू। अब देखिए कितनी अहम चीज है, इसको जज करना कितना अहम है कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो चीज की हम पे कर रहे हैं या वसूल कर रहे हैं या खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, जो भी चीज की ट्रांजैक्शन हुई है उसका ताल्लुक किस कैटेगरी के साथ है। अगर ये पता चलेगा तो हमारा सारा हम ठीक तरह से जर्नल की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, अदरवाइज हमारे लिए बड़ी मुश्किल होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। कस्टम ड्यूटी, पहले तो आप लोग तुक्का मारें कि ये क्या हो सकता है, सोच के। कस्टम वालों का नाम सुना होगा, एयरपोर्ट या ड्राई पोर्ट्स, क्या नाम है, सी पोर्ट्स, ये जो बंदरगाहें होती हैं, एयरपोर्ट पे हवाई जहाज आते हैं, सी पोर्ट पे हवाई जहाज आते हैं, माल आता है दूसरे मुल्कों से और दूसरे मुल्कों को जाता नहीं है, वहाँ पर कस्टम वाले होते हैं, ठीक है, कस्टम पुलिस जिसे हम कहते हैं। तो अब है ये कस्टम ड्यूटी, आपके ख्याल में ये क्या चीज़ होनी चाहिए, एसेट, एक्सपेंस, रेवेन्यू, लायबिलिटी, क्या होना चाहिए, रेवेन्यू,
एक्सपेंस। बीच में थोड़ी सी एक्सपेंस की बात आई है, कुछ लोग रेवेन्यू कह रहे हैं। हमने करनी है अकाउंटिंग विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। कस्टम पुलिस, कस्टम वाला डिपार्टमेंट वो अलग है। जब हम लोग कहीं दूसरे मुल्क से कोई चीज़ मंगवाते हैं या भिजवाते हैं तो हमें एयरपोर्ट या सी पोर्ट के थ्रू भिजवानी पड़ती है, एयरपोर्ट्स पे भी जाती है, लेकिन हम लोग मेनली इसको डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पर हमें कुछ ना कुछ पैसे क्लियरेंस के लिए देना पड़ता है। उसको हम लोग कस्टम ड्यूटी के चार्जेस के नाम से, कस्टम के जो चार्जेस होते हैं उसको हम लोग कस्टम ड्यूटी के नाम से अब समझाइए। इसका मतलब ये है कि आपको अगर ये पता चले कि ये चीज़ क्या है तो फिर आप उसकी आसानी से उसकी कैटेगरी पता कर सकते हैं। तो आज का ये मैंने जो प्रैक्टिस सेशन रखा है इसलिए ताकि मैं इन चीज़ों से आपको मुतारिफ करवा सकूँ। अगर इनसे आपका इंट्रोडक्शन होगा आप आसानी से इनको जज करेंगे। ठीक है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सॉरी, ये लैंड को अगर हमने खरीदा है तो हम इसको एक्सपेंस क्यों नहीं लिख सकते? गुड क्वेश्चन। ये उन्होंने किया है, उन्होंने क्वेश्चन ये किया है कि लैंड खरीदी है जमीन, तो इसको क्यों नहीं एक्सपेंस कह रहे हैं? ये भी तो खर्चा हो जाएगा। ये भी पैसे दिए हैं। ये सब इस्तेमाल के लिए। अच्छा, एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या है? भाई आमदनी हासिल अगर आपको ये कंफ्यूजन है ना, अगर आपको ये कंफ्यूजन हो कहीं नहीं, ये मैंने डेफिनेशन जो शुरू में पढ़ाई है आपको किस लिए पढ़ाई है? इसीलिए पढ़ाई कि जब आपको इसकी कंफ्यूजन हो रही है ये एक्सपेंस है या एसेट है, समझ नहीं आ रही, तो आप एक्सपेंस की डेफिनेशन रिवाइज करो माइंड में और एसेट की भी डेफिनेशन रिवाइज करो माइंड में, तो आपको खुद ही समझ आ। ठीक है, कैसे? लैंड, पहले एक्सपेंस की डेफिनेशन को घुमाओ। एक्सपेंस आमदनी हासिल करने के लिए जो अदायगियां की जाती हैं, ऐसे हमने पढ़ा था। एक्सपायर्ड कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसिव, एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ कॉस्ट, उसको भी हम एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा हम लोग। आप जरा सोचो, ये जो लैंड है क्या इसको हमने बेच के आमदनी हासिल करनी? नहीं, इसका मतलब एक्सपेंस की डेफिनेशन के मुताबिक ये एक्सपेंस नहीं था। अब एसेट की डेफिनेशन बताओ, एसेट क्या होता है? वो चीज, कोई भी चीज कारोबार में इस्तेमाल के लिए। आप जरा सोचो, क्या ये इस्तेमाल के लिए है? यस। अगर ये कैसे पता चला कि ये इस्तेमाल के लिए है भाई? हो सकता है ये बेचने के लिए हो, ये भी तो हो सकता है कि ये हो सकता है ये बेचने के लिए हो, सोच सकते हैं ना। लेकिन नेक्स्ट आपको फिर ये सोचना चाहिए, कारोबार में जो चीज बेचने के लिए ली जाती है उसका नाम नहीं लिखा है, उसको गुड्स लिखा है। अगर इसको लैंड लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि ये इस्तेमाल करने का है, ये बेचने के लिए नहीं। ठीक है, तो नाम लिखा हुआ है लैंड, इसका मतलब है ये इस्तेमाल करने के लिए। अगर ये इस्तेमाल करने के लिए है तो फिर ये एसेट, ये एसेट है, फिर ये एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, इस तरह की कंफ्यूजन यहाँ से पूछें उसको साथ साथ ही हम लोग क्लियर करें। अब देखें दो चीजों में फर्क आ गया। गुड्स खरीदी तो वो बन गई परचेजेस, उसको हमने लिख दिया कि ये एक्सपेंस है। गुड्स खरीदे तो एक्सपेंस है, लैंड खरीदे तो एक्सपेंस नहीं है। ये क्या बात है भाई? क्योंकि गुड्स हैं बेचने के लिए, उसको बेच के आमदनी हासिल की जाएगी, लेकिन लैंड बेच के आमदनी हासिल करने वाली नहीं है। ठीक है, दोनों में फर्क है। आगे चलते हैं, एक और चीज लिखें। अच्छा जी, एक है जी ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कोई भी व्हीकल का किराया, किसी भी गाड़ी का किराया। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन समटाइम्स इसके साथ लिखा होता है ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड या इन, सिंपल एक्सपेंस खर्चा ही है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट से लिखना है ना बस, तो ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि कोई हमने गाड़ी गुड़ी करवाई है, माल लेके आए हैं या माल हमने बेचा है। ठीक है, तो वो खर्चा ही है। ओके, अच्छा इसके साथ लिखो ट्रांसपोर्टेशन इन, ये अहम चीज है जो समझने वाली। इसका मतलब है, इन का मतलब है में, अंदर की। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इन का मतलब है कि जब हम कोई चीज खरीद के कारोबार में लाए हैं उसका किराया।
और ट्रांसपोर्टेशन आउट का मतलब क्या होगा कि हमने कोई चीज बेची है तो उसको बेचने का किराया, बेसिकली क्या है, किराया। ठीक है, किराया ही है। क्लियर होगी बात? अच्छा, किराए के कई नाम हैं, पहले भी हमने ये देखा। कैरेज का मतलब भी यही है और ट्रांसपोर्टेशन का भी मतलब यही। एक और चीज इसके लिए यूज होती है, FREIGHT, फ्रेट। इसका मतलब भी किराया। ये भी तीनों किराया, तीनों का मतलब किराया और गाड़ी का ही किराया। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं इसको। कैरेज वगैरह नॉर्मली ट्रकों वगैरह के लिए यूज होता है और मतलब इस तरह की व्हीकल्स के लिए, और बहरी जहाज के लिए भी, उसके लिए भी एक टर्म यूज होती है। ट्रेन जो है, ट्रेन ये भी किराया ही है, लेकिन ये ट्रेन का जो किराया होता है, ट्रेन उसका मतलब फ्रेट है। ठीक है, इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन जो एक जनरल टर्म है, इसमें कोई भी व्हीकल आ सकता है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, लेकिन इन तीनों का मतलब किसी गाड़ी का, किसी ट्रेन का, किसी चीज का किराया है, किसी हवाई जहाज का, किसी बहरी जहाज का। एक मकान के किराए को, ठीक है, सर मकान के किराए को क्या कहते हैं? हाँ चलिए वो भी आ जाए। अब मकान, कारोबार, अगर हो सकता है कारोबार की अपनी बिल्डिंग ना हो, कारोबार की अपनी कोई बिल्डिंग नहीं है, तो कारोबार किराए की जगहों पे भी किए जाते हैं। किराए पे जगह लेके, कोई मकान किराए पे लेके, कोई जगह किराए पे लेके, या कोई ऑफिस, जैसे शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, उसके अंदर कोई एक दुकान लेके, कोई ऑफिस लेके रेंट पे, तो उसमें भी कारोबार किया जाता है। ठीक है, तो ये जो बिल्डिंग वगैरह का जो किराया होता है उसको कहा जाता है रेंट, उसको हम लोग रेंट कहते हैं। ठीक है, तो रेंट, अगर रेंट लिखा हो तो इसकी कैटेगरी क्या बनेगी? सिंपल। ठीक है, ये भी एक्सपेंस है और फ्रेट भी एक्सपेंस है, ट्रांसपोर्टेशन भी एक्सपेंस है। ठीक है, किराया किसी भी चीज का हो। अब जरा सोचें कि ये अगर आपके सामने लिखा हो रेंट रिसीव, अब ये क्या बना? अगर किराया कारोबार वसूल कर, रिसीव का मतलब है वसूल कर। बेटा ध्यान से बात सुनो, अगर किराया वसूल किया, इसके साथ लफ्ज लिखा हुआ है रिसीव। ठीक है, तो किराया इसका तर्जुमा भी फिर लिखा होगा, किराया वसूल कर। किराया अगर वसूल किया तो इसकी कैटेगरी क्या बनेगी? फिर ये कैटेगरी क्या बनेगी? अगर खाली रेंट लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि किराया दिया है। समझ आ गई बात? अच्छा, अगर रेंट के साथ लफ्ज लग जाए, रेंट पेड, तो बात वही आ गई। अगर खाली रेंट लिखा है तो इसका मतलब ये है किराया दिया है। अगर रेंट पेड लिखा है तो फिर तो वाज़ेह हो गया, किराया अदा किया। ये दोनों चीजें एक्सपेंस है। लेकिन अगर रेंट के साथ लफ्ज लिखा हो रिसीव, तो फिर वो क्या है? आमदनी, फिर वो रेवेन्यू है। क्लियर होगा? अच्छा, एक और चीज लिखें, एक औखी सी चीज लिखें, आप बताएं। डेटर्स क्या है? रेवेन्यू और भाई, अच्छा ये दो दफा मैं पहले बता चुका हूँ क्या? हाँ, रेवेन्यू, ये एसेट है। एसेट्स की डेफिनेशन याद करो, उसमें रिसीवेबल्स लिखा हुआ है। ये तीसरी दफा मैं रिवाइज कर रहा हूं। एसेट्स की डेफिनेशन में कहीं पे रिसीवेबल्स भी लिखा हुआ कि तमाम प्रॉपर्टी और रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स का मतलब होता है वाजिबुल वसूल, जिनसे पैसे लेने हैं। अच्छा, इसकी तारीफ मैंने आपको बताई थी डेटर्स की, कि ये एक शख्स है। ये कौन है? एक शख्स। और डेबिट की तारीफ क्या थी? डेटर ये
और एक टर्म हमने पढ़ी थी डेबिट। डेबिट क्या है? मैंने कहा था कि मिक्स अप कर जी भूल गए। ये डेबिट तो शख्स है और क्रेडिट कौन सा डेबिट? डेबिट तो एक शख्स है, वो एक साइड है। डेबिट एक साइड का नाम है। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट। ये दोनों में फर्क है। अच्छा खैर वापस आते हैं। डेटर्स क्या चीज होती है? जो चीज लगे आपको पैसे लेने हैं वो क्या है? ठीक है। अच्छा जी मैंने कहा था औखा सा लिखते हैं वाकई होगा, हालांकि इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा चले यहाँ पे एक और मुश्किल चीज है। सेल्स रिटर्न। अच्छा लगी ये गाली अभी मुझे लगता है सेल्स क्या होता है? सेल्स ठीक है। सेल्स क्या है? रेवेन्यू। तो सेल्स रिटर्न क्या है? ये भी रेवेन्यू ही है, लेकिन सेल्स का मतलब है हमारी आमदनी में इजाफा, रेवेन्यूज का मतलब है आमदनी में इजाफा। तो सेल्स रिटर्न रेवेन्यू में कमी हो गई है, दोनों रेवेन्यू है। ये सेल्स का मतलब है चीजें बिक रही हैं, तो आमदनी बढ़ रही है। सेल्स रिटर्न का चीजें मतलब है चीजें वापस आ रही हैं, तो इसका मतलब है आमदनी में है, दोनों आमदनी है। लेकिन सेल्स में क्या हो रहा है? आमदनी में इजाफा हो रहा है, और सेल्स रिटर्न से क्या हो रहा है? आमदनी में कमी हो रही है, लेकिन कैटेगरी दोनों की सेम है। ये रेवेन्यू है और ये भी रेवेन्यू है, लेकिन माइनस मतलब रेवेन्यू में कमी को कहते हैं सेल्स रिटर्न। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कैटेगरी कौन सी है, वो भाई इसकी रेवेन्यू ही है। साथ ही एक और चीज लिख लें, परचेजेस रिटर्न। अब ये क्या चीज? परचेजेस क्या चीज? जब परचेजेस का मतलब क्या है? गुड्स खरीदी है, ये एक्सपेंस हो खर्चा हो। और हम लोग अगर परचेजेस रिटर्न का मतलब है कि खरीदी हुई चीज वापस देना है, वापस कराना है, तो ये क्या हुआ? एक्सपेंस में कमी हुई। जब चीज खरीदी तो एक्सपेंस में इजाफा हुआ, जब वही गुड्स वापस कर दी तो एक्सपेंस में कमी। लेकिन कैटेगरी दोनों की क्या है? एक्सपेंस। एक से एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है और दूसरी से एक्सपेंस में कमी। तो सेल्स और परचेजेस का आपके साथ बहुत ज्यादा वास्ता पड़ना है, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस आनी है जिसमें सेल्स हो रही है, परचेजेस हो रही है, सेल्स हो रही है, परचेजेस हो रही है, कभी रिटर्न हो रही है। ठीक है, तो इन दो चीजों को आपने अच्छी तरह रट्टा मारना। सेल्स क्या चीज है? रेवेन्यू है। सेल्स रिटर्न क्या है? ये रेवेन्यू। लेकिन एक रेवेन्यू में इजाफा और एक रेवेन्यू में कमी का है। इस तरह परचेजेस क्या है? एक्सपेंस। लेकिन परचेजेस रिटर्न क्या है? एक्सपेंस में कमी का। क्लियर होगी बात? तो ये दोनों चीजें आपने कैटेगरी अगर पूछे तो वो क्या है? एक्सपेंस। दोनों की कैटेगरी सेम। एक और चीज लेकिन अब थोड़ी थोड़ी मैं मुश्किल चीजें लेके जा रहा हूँ आपकी तरफ। क्या हो गया? डिस्काउंट। डिस्काउंट पे आ रहा है। नहीं डिस्काउंट, डिस्काउंट राइट राइट या छूट या कीमत में कमी, कुछ भी कह सकते हैं, तर्जमा तीनों ही जी बताएं। एसेट, एक्सपेंस, रेवेन्यू, लायबिलिटी क्या है? इधर से शुरू करें। एसेट सर आगे से पूछते हैं बाद में। जी कितने मानो? रेवेन्यू रेवेन्यू हाँ भाई रेवेन्यू रेवेन्यू सारे रेवेन्यू के ओके नोट कर दें जी। एक्सपेंस एक तो मैंने बोला एक्सपेंस वाला एक एसेट वाला बात कर रहे हैं। एक्सपेंस जी ओके ये है कॉन्सेप्ट। अगर हमें मिले तो रेवेन्यू, अगर हम दे रहे हैं तो एक्सपेंस है। यही पॉइंट मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पर तो लिखा ही नहीं हुआ, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि ये रिसीव कर रहे हैं या पे कर रहे हैं। अगर ये रिसीव्ड है तो रेवेन्यू है, और अगर ये पेड है तो
एक्सपेंस है। यही बात हमने पहले डिस्कस सर की ये है, रेंट रेंट पे यही बात डिस्कस की थी कि खाली रेंट लिखा हुआ किराया, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, हमारा बिजनेस है, अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है, तो बिजनेस क्या कर रहा है, डिस्काउंट देता है, कस्टमर जो होते हैं वो डिस्काउंट लेते हैं। क्लियर हो गया? आम तौर पे ये होता है, आम तौर पे, ठीक है। नॉर्मली रेंट लिखा हो तो इसका मतलब है किराया दिया है, रेंट पेड का भी यही मतलब है। लेकिन जब तक सब साथ लफ्ज रिसीव्ड ना लिखा हो तब तक वो वसूल नहीं बने। सेम उसी तरह मैंने आपको कल जब मैंने वो आपको लिस्टें दिखाई थी तो मैंने वहां पर बताया था कि आमदनियां जहां पर भी होंगी सेल्स के अलावा, सेल्स रेवेन्यू है, इस सेल्स के अलावा जितनी भी आमदनियां हैं उनके साथ लफ्ज रिसीव्ड आता है। अब अगर डिस्काउंट के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि ये आमदनी नहीं हो सकती, फिर ये एक्सपेंसिव। इसका मतलब है कि डिस्काउंट या डिस्काउंट गिवन या पेड, जिसे हम पेड नहीं है, वैसे पेड इसके लिए लफ्ज गिवन, डिस्काउंट देना, डिस्काउंट अदा नहीं करते, डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट या डिस्काउंट गिवन एक ही चीज है, ठीक है। बिजनेस के पॉइंट आमदनी के साथ रिसीव्ड का लफ्ज आता है, आमदनियों के साथ रिसीव्ड का लफ्ज आता है। तो ये अगर ये लिखा हो डिस्काउंट रिसीव्ड तो फिर ये बनेगा रेवेन्यू। लेकिन अगर डिस्काउंट लिखा है या डिस्काउंट गिवन लिखा है तो ये एक्सपेंस नहीं है। ये डिस्काउंट इसका मतलब है कि ये हमने राय दी, ले लो की बात। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा है, ये पक्की करनी है हमने बात कि हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा है, ठीक है। अब चले एक और चीज लिखते हैं। अच्छा यहाँ पर कंफ्यूजन है आप, इसको ही हम पक्का करें। एक और चीज लिखते हैं, कैश, कैश कैसे एक्सपेंस, एसेट, एक्सपेंस, इसका मतलब है कल वाली लिस्ट आप लोगों ने गौर से नहीं देखी। एसेट्स वाली लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे ये तो लिखा था भाई कैश, आपके पास जो पड़ा हुआ है कैश, आपके पास जो कैश पड़ा हुआ है, आपकी पॉकेट में जो कैश है या आपके बिजनेस में जो कैश है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। एक्सपेंस का मतलब होता है, एक्सपेंस की एक डेफिनेशन रिवाइज होता है, नहीं हम वेस्ट करेंगे, ठीक है, रिवाइज करेंगे। बेसिकली एसेट्स में सबसे पहले ही लिखा हुआ था कैश इन हैंड, ऐसा लिखा हुआ था, जो आपके कारोबार में कैश मौजूद है, आपके हाथ में जो कैश है वो क्या है, आपका एसेट है, ठीक है। इसी तरह लिखा होता है बैंक, बैंक। अब ये बैंक से क्या मुराद है, बैंक से मुराद है हमारा बैंक बैलेंस, बैंक से क्या मुराद है, अगर बैंक लिखा हो तो इसका मतलब है हमारा बैंक बैलेंस। अब कारोबार का बैंक थोड़ी है, कारोबार का बैंक नहीं है, हम बात कर रहे हैं कि हमारे कारोबार का बैंक बैलेंस, जो हमारे कारोबार के पैसे बैंक में पड़े हुए, इसको बैंक भी कहते हैं, इसको बैंक बैलेंस भी लिखा हो सकता है, कहीं पर ये लिखा हो और कहीं पर ये भी लिखा हो सकता है कैश इन बैंक या कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। तो बात एक ही, इन तीनों का मतलब एक ही, कैश लिखा हो या कैश इन हैंड लिखा हो, इन दोनों का मतलब एक ही, कैश या कैश इन हैंड एक ही चीज। बैंक का मतलब या बैंक बैलेंस है और बैंक बैलेंस का मतलब है हमारा जो कैश बैंक में पड़ा है उसको हम कहते हैं बैंक बैलेंस। ओके डन, बुक से नहीं देखा मीटिंग हो गई, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा कैश क्या चीज है, एसेट है। इसी तरह बैंक बैलेंस, ये तीनों चीजें जी हमारा क्या है, एक ही चीज है। एक और चीज लिखें, अच्छा जी बहुत आसान है, गैस बिल, ऑयल, गैस, वाटर,
इलेक्ट्रिसिटी, ये जितने भी बिल्स हैं वो सारे क्या हैं? अच्छा आप बताओ, ये बताओ Expenses. यूटिलिटी बिल्स, यूटिलिटी बिल्स इन्हीं को ही कहते हैं। इकट्ठे कर दो सारे, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल वगैरह, ये सारे क्या हैं? इनको कहा जाता है यूटिलिटी बिल्स। टाइम अप हो गया, चलिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका टेस्ट है, जो भी चीजें मैं आपको ये वाली मैं चीजें लिख के दूंगा आपको टेस्ट में, और आपने इसके आगे कैटेगरी लिखनी है कि इसकी कैटेगरी क्या है। क्लियर होगी बात? चलो।